हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि हम एसएससी जेई के जितने भी आरसीसी के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर पीवाई को उनको सॉल्व कर रहे हैं। पर मैंने सोचा आप सभी को बता दूं कि आरसीसी की इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के लिए कितनी है, आरसीसी के कितने क्वेश्चन आते हैं। और कहीं ना कहीं आप एसएससी जेई 2023 का अगर एग्जाम दिए हो तो आपने पूरा सिलेबस एक बार पढ़ रखा होगा। तो आप एक बार एनालाइज भी कर पाओ क्या जो 9, 10, 11 अक्टूबर की शिफ्टों में एसएससी जेई प्री एग्जाम में सीबीटी 1 में जो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, क्या आप उन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं, टैकल कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे हो, या क्या वो टॉपिक जिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं वो आपके नोट्स में है या नहीं। तो इस एनालाइज करते हैं और इसी को कहते हैं अपने नोट्स को मॉडिफाइड करना। अगर वो चीज़ें आपके नोट्स में नहीं है तो आप उसको मॉडिफाइड करके वहाँ पे नोट डाउन करें, ताकि अगर फर्दर किसी एग्जाम में उनसे संबंधित क्वेश्चन अगर बने आप कर पाओ। तो आज की क्लास में हमारे जो क्वेश्चन रहने वाले हैं एसएससी जी 2023 अभी जो लेटेस्ट अक्टूबर में एग्जाम हुआ है उनके सभी शिफ्टों में 9 को पहले एक शिफ्ट हुई थी, 10 को 2 शिफ्ट हुई थी, 11 को आपकी एक शिफ्ट हुई थी। तो 4 शिफ्टों में केवल आरसीसी के वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए थे आप उनको देखिए, क्या आप उनको बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, आप उनसे सीखिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो उसको नोट डाउन करिए अपने नोट्स में कि हाँ इन टॉपिक से क्वेश्चन आया है। ये सीरीज हमारी जो प्रीवियस ईयर चल रही है उसमें चल ही रही है। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जो लेटेस्ट आपके एग्जाम हुए हैं जैसे ये 2023 के, उसमें हम सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करते चले जाएंगे कि आपको एक मालूम पड़ जाए, एक आइडिया लग जाए कि टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, आखिर हमारे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। आपको अपने आप को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। तो आज हमने ये जो वीडियो बनाई है इसी बेसिक बनाई है कि आरसीसी के जो क्वेश्चन आपके आए हैं उनको हम के साथ डिस्कस कर पाएँ। तो चलिए बिना बिना किसी देरी के, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा इसको शेयर भी करना है। पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था वो मेरे भाई क्वेश्चन था, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ए कैंटिलीवर आरसीसी बीम स्पेन 7 मीटर टू सेटिस्फाई द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट। मतलब ये क्वेश्चन अभी तो जैसे अभी तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आता था कि स्पेन बाई इफेक्टिव डेप्थ का जो मान होगा 7 होगा किसके लिए, कैंटिलीवर के लिए, 20 होगा किसके लिए, सिंपली 20 के लिए, 26 किसके लिए होगा, आपके कंटिन्यूस के लिए होगा। तो ये क्वेश्चन आता था। पर अब यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से आपके पुटअप हुआ है वो आप जरा देखिए। पूछा स्पेन 7 मीटर है, उसको लिमिट करने के लिए कितना आपको डेप्थ रिक्वायर्ड होगी। तो आप कहीं ना कहीं आप जानते हो कि कैंटिलीवर केस में स्पेन बाई डी इक्वल टू कितना होता है 7। ये कितने वो, और ये चीज़ें कहाँ तक वैली करती हैं, अप टू 10 मीटर तक के लिए। तो 7 मीटर है तो ये लाई कर जाएंगी। स्पेन कितना आपका है, स्पेन आपका है 7000। 7000 मतलब हो गया 7000 mm। तो 7 मीटर लंबा है तो 7 मीटर को चेंज कर mm में, डिवाइड बाई डी, डिवाइड इंटू 7। तो यहाँ से अगर डेप्थ निकालने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा 7 1 जा 1000, मतलब कि डेप्थ जो आके निकल के आएगी 1000 mm आएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपको हो जाएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। मेरे भाई आप क्या देखो, ये बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, आपने इस कंसेप्ट को पढ़ा नहीं, पढ़ रखा जरूर है, आपने ये सब चीज़ें कर रखी पर हो सकता है यहाँ तक ना पहुँचे हों। तो आप देखिए कि क्वेश्चन अब कैसे आ रहा है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। जितनी शिफ्ट हुई चारों शिफ्ट में जो क्वेश्चन है मैं सारा आपको यहाँ बताने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल, आपका जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल होता है इज टू रिटेन सॉइल एट फुल हाइट एच फॉर द एनालिसिस ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट बेस द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस वेयर टोटल फोर्स ड्यू टू बैकफिल एक्ट। आपने कैंटिलीवर आपने इस तरीके से देखी होगी, ठीक है, इस तरीके से आपका कुछ होता है, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका फिल है तो ये आपका क्या हो जाएगा, हिल हो जाएगा, और इसको हम लोग कहते हैं टॉय, और ये आपका क्या होता है, स्टेम होता है, ठीक है। तो अगर हम इसका एक जो फिल होता है उसका फिल का हम लोग अर्थ प्रेशर डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से निकल के आता है, ठीक है। टोटल फोर्स जो एक्ट करता है उसके यहाँ पे करता है। और अगर हम बेस से पूछें कितनी डिस्टेंस पे होता है तो आपका h/3 पे होता है। जब भी हम लोग बेंडिंग मोमेंट लेते हैं तो बेस h/3 लेते हैं, तो h/3 मतलब कितना हो जाएगा आपका 0.333। तो ऑप्शन नंबर डी आपको हो जाएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, और ये इसमें क्वेश्चन कुछ में है नहीं, पर आपने अगर कंडक्टिंग वाल का कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आप देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ए प्रॉपर कॉम्पैक्शन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट। ये आपका सिटी का मान लीजिए, ये शायद अगर कंक्रीट टेक्नोलॉजी मान लीजिए, पर आरसीसी में उसको उठा लिया है क्वेश्चन। ये प्रॉपर कॉम्पैक्शन इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट। अगर आपने कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट की आप उसको प्रॉपर कॉम्पैक्शन करते हो तो इससे क्या होगा, अचीविंग होगी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपकी अचीव होगी। एक्सपेलिंग इंट्रेप्ड एयर इन कंक्रीट, मतलब जो आपका इंट्रेप्ड उसमें एयर है वहाँ से एक्सपेल आउट होगा, ठीक है।
चेंज इन फाइनेंस मॉडल्स ऑफ एग्रीगेट, ये आपका कोई मायने नहीं रखता यहाँ पे। तो यहाँ पे दो बातें आपकी सही हो जाएंगी। अचीव करना होता है हमको मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑफ कंक्रीट को, वहाँ से जो इंट्रैप्ड एयर उसको बाहर निकालना होता है। तो बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 आपका राइट आंसर रहने वाला है। इसको मैं सिटी में गिनूंगा कुछ इस क्वेश्चन को, आरसीसी के अंतर्गत ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पर ये क्वेश्चन मैंने वहाँ से उठा लिया है। तो अभी तक मैंने जो आरसीसी तो आपको क्वेश्चन कराया, पहला क्वेश्चन और आपका दूसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है ए रिइंफोर्स्ड कंक्रीट रिटेनिंग स्ट्रक्चर डेट प्रोवाइड स्केलेटल सपोर्ट टू अर्थन मटेरियल। तो ये आपका जो बैक, ये भाई मेरे फिर यही से क्वेश्चन आपका आ गया है कि जो आपका ये रिइंफोर्स कंक्रीट रिटेनिंग स्ट्रक्चर होता है डेट प्रोवाइड स्केलेटल सपोर्ट टू अर्थन मटेरियल, जो यहाँ पे अर्थन मटेरियल होता है जो ये आपका ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बैकफिल कहते हैं। यही आपका बैकफिल होता है, उसको बैकफिल करते हैं, अर्थन मटेरियल को हम लोग बैकफिल कहते हैं, जो बैकफिल को ये सपोर्ट करता है, आपका ये स्टेम होता है। ठीक है, according to IS code 456/2000, the value of design bond stress in limit state method of plain bar in tension depend upon the। अच्छा बताइए कि टाउ बी डी, जो आपकी टाउ बी डी की वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है। आपने देखा होगा कि आपने, अगर हम बात करें लिमिट स्टेट मेथड की बात करें, तो लिमिट स्टेट मेथड में M20 की वैल्यू कितनी आपकी होती है, 1.2 होती है। M25 पे कितनी होती है, तो आपकी 1.4 होती है। ऐसे ही आपकी 1.5 होती है, 1.7 होती है। तो जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपका टाउबीडी का मान भी बढ़ता जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका टाउबीडी होता है वो आपके डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड नहीं करता। जैसे जैसे M20 की वैल्यू बढ़ती है, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट जैसे आप बढ़ता है, वैसे वैसे आपका टाउबीडी का मान बढ़ता जाता है। अगर यही प्लेन बार पे पूछा है, आपको बता दूं, तो आपने देखा ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अब यहाँ से अब ये ग्रेड, मैंने बताया कल मैंने जो क्लास ली थी डेवलपमेंट एंक्रोच बॉन्ड पे, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। बॉन्ड से क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताइए जो आपका HYSD बार होता है, अगर उसकी हम टाउबीडी की बात करें तो प्लेन बार के रेस्पेक्ट में कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, तो 60% एक्स्ट्रा वैल्यू ली जाती है। अगर यही कंप्रेशन के केस में आती है तो कंप्रेशन में कितनी वैल्यू ली जाती है, तो आपका 25% एक्स्ट्रा वैल्यू ली जाती है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका है, ये देख लीजिए आपका यहाँ पे है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन द रिजल्ट ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कंक्रीट सरफेस एंड द रीइंफोर्समेंट स्टील। जो कंक्रीट की सरफेस और रीइंफोर्स स्टील के बीच में जो आपका फ्रिक्शन होता है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका बॉन्ड स्ट्रेस। इट डिपेंड मेनली ऑन टाइप ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज इन वेरिएशन विद चेंजिंग ग्रेड गिवन बिलो। लेकिन जो मेनली डिपेंड करता है वो आपका डिपेंड करता है कहीं ना कहीं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर। जैसे आप देख लीजिए कि अगर आप डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस की बात करें, अगर ग्रेड ऑफ M20 है उसके लिए वैल्यू 1.2 होती है, M25 ग्रेड है तो उसके लिए 1.4 होती है, M30 के लिए 1.5, M35 के लिए 1.7 और M40 एंड अबव ग्रेड के लिए 1.9 होती है। फॉर डिफॉर्म बार IS कोड 1786 कहता है कि जो वैल्यू होगी 60% इंक्रीज कर दी जाएगी। फॉर बार अगर कंप्रेशन में होगा तो 25% आपकी वैल्यू बढ़ा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आपने देखा यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये क्वेश्चन इस टॉपिक से, अगर आप आरसीसी में डेवलपमेंट लेंथ बॉन्ड एंड एंकरेज कंसेप्ट नहीं पढ़े हो तो इसको जरूर पढ़ के जाएं किसी भी एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो आपने देखा यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बना हुआ है। अब एक क्वेश्चन है जो कि एजम्पशन के ऊपर है कि अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 फॉर लिमिट स्टेट मेथड कोलेप्स इन फ्लेक्सुरल व्हिच आर द फॉलोइंग एजम्पशन इज करेक्ट। तो आपको पता है कि इनमें से कौन सा एजम्पशन करेक्ट होगा, पहले आप पढ़ लीजिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो आपकी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन इंटू अकाउंट। भैया कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है, इसलिए उसको हम टेकन अकाउंट नहीं करते हैं, इग्नोर मार दिया जाता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन कंक्रीट एट द आउटरमोस्ट कंप्रेशन फाइबर ये टेकन है 0.0035 इन बेंडिंग। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट के अंदर आउटरमोस्ट कंप्रेशन फाइबर पे कितनी होती है, आपने देखा होगा इस तरीके से, यहाँ पे आपकी कितनी होती है 0.0035 होती है। तो ये कुछ आपका सही लग रहा है, पर आगे भी हमको पढ़ना पड़ेगा। रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट एज्यूम टू स्टेट। भैया रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने देखा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेस का तो आपका इस तरीके से वैल्यू करता है, स्ट्रेन का आपका इन होता है। तो ये आपका जो होता है आपका रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक करके होता है, तो ये भी आपका जो स्ट्रेट नहीं होता भैया। तो प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू एक्सिस डज नॉट रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, भैया ये तो होता है रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग होता है, ये भी आपका गलत है। तो जो आपका सही एजम्पशन यहाँ पे है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। जो आपका करेक्ट एजम्पशन यहाँ पे कह रहा है वो आपका बी रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। अब बात करते हैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ एन आरसीसी बीम डिपेंड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। जो शेयर स्ट्रेंथ होती है आपकी किसी भी आरसीसी बीम की किस पे डिपेंड करती है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करती है,
टाइप ऑफ सीमेंट पे डिपेंड करती है, कि ग्रेड ऑफ द स्टील पे डिपेंड करती है, कि जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट पे डिपेंड करती है। तो अब यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ एन आरसीसी बीम, तो आरसीसी बीम के अंदर जो आपकी आरसीसी होते हैं, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ एन डिपेंड अपॉन व्हिच द फॉलोइंग फैक्टर, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, टाइप ऑफ सीमेंट पे, ग्रेड ऑफ द स्टील पे। तो आप देखिएगा, तो ये जो आपका टाउसी होता है, शेयर स्ट्रेंथ आपकी जो डिपेंड करती है, तो आपने देखा पीटी परसेंटेज होता है, मतलब कि जितना भी आपका स्टील होता है और आपका जो अगर हम बात करें ग्रेड होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ग्रेड आपका पीटी परसेंटेज कितना है, आपका पीटी परसेंटेज, उसके बाद ग्रेड पे, तो ग्रेड आप जो ग्रेड होता है उसी की आधार पर टाउसी वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। तो आपका ये कहीं कहीं अगर हम देखें कि शेयर स्ट्रेंथ अगर हम टाउसी मैक्स भी देखेंगे, तो टाउसी मैक्स भी अगर देखते हैं तो 0.63 रूट एफ सी के होता है। तो ये टाउसी मैक्स जो होता है वो एफ सी के पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे ग्रेड ऑफ स्टील नहीं, अगर यहाँ पे कहीं पे परसेंटेज आप लाएंगे टोटल रीइंफोर्समेंट होता है, वो हो सकता है आंसर, पर यहाँ पे ऑप्शन ऐसा नहीं है। तो हम लोग टाउसी मैक्स देखेंगे किस पे, एफ सी के पे। तो ग्रेड ऑफ द कंक्रीट पे डिपेंड करती है। आपने देखा होगा कि हमारा जो फेल इन डायगोनल कंप्रेशन से बचाने के लिए कम से कम, जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं कि टाउ वी लेस देन टाउ सी होना चाहिए, अगर कहीं भी टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्सिमम होगा तो हम लोग उसको सेक्शन को रिडिजाइन करते हैं। तो ये टाउ सी मैक्स जो होता है वो कंक्रीट की ही आपकी शेयर स्ट्रेंथ होती है, उसी बेस पर। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये आपका एफ सी के पे, मतलब करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेड। ये एफ सी के क्या होता है, आपका ग्रेड के अकॉर्डिंग आपका चेंज हुआ करता है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। और क्वेश्चन कौन सा है, अब ये क्वेश्चन ये आया है आपका कि फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेकेंडली रीइंफोर्स्ड बीम यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी दे रखा है, या फी 415 पे आपको दे रखा है। यूज करना है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन को, आपको निकालना है एम यू लिमिटिंग का मान। तो भाई मेरे एम यू लिमिटिंग का जो फार्मूला होता है, अगर एफ ई 250 होता तो 0.148 एफ सी के बी डी स्क्वायर होता, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, एफ ई 415, तो उसके लिए होता है 0.138 एफ सी के बी इंटू डी स्क्वायर। तो हो कितना का जाएगा आपका 0.138 एफ सी के कितना आपका है 20, बी कितना आपका यहाँ पे बी इंटू टी स्क्वायर, 2 × 16, 2 × 3 = 6, 7, 2 × 2 0, तो 2 अगर लगाओगे 3 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे आएगा तो 2.76 बी डी स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी मैच कर रहा है। तो देख रहे हैं आप, पहले आपका क्वेश्चन यहाँ तक आता था कि या फिर 250 से 0.148 हो गया, 0.38 हो गया, फिर 0.133 हो गया, या फिर 500 के लिए, पर अब क्वेश्चन को अंदर तक लगाना पड़ता है, ठीक है मेरे भाई। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आपका पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एज पर आई एस कोड 452,000 फॉर डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस टाउ बी डी इन लिमिट स्ट्रेस मेथड फॉर प्लेन बार इन टेंशन फॉर M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो आपको पता है कि लिमिट स्ट्रेस मेथड में पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि M20, M25, M30, M35 और M40, इसके लिए वैल्यू कितनी होती है 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, तो कितना हो जाएगा 1.9 हो जाएगा। तो टाउ बी डी की वैल्यू आपको, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। इनको अगर याद रहेगा तो आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जा सकता है। पहले क्या होता था, ये बहुत लोग याद करते थे, हम खुद याद करते थे M20, M25 का, पर अब क्वेश्चन में M40 तक पूछा जाने लगा है। तो ये आप M40 एंड एबव ग्रेड के लिए 1.9 ही होता है। तो आपको ये पूरी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। 1 से 2 बार आप लिखोगे, काम आपका बन जाने वाला है। साइड फेस रीइंफोर्समेंट इन प्रोवाइडेड इन ए बीम विद द डेप्थ ऑफ बीम एक्सीड। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई 450 तो आंसर तो है नहीं इसका, तो ऑप्शन हो जाएगा 750। देखो नॉर्मल बीम में होता है 750 mm से अधिक होने पर हम लोग साइड फेस रीइंफोर्समेंट देते हैं। अगर आपकी टॉर्जनल बीम है तो हम लोग 450 mm का देते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और साइड फेस रीइंफोर्समेंट जो मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट दिया था 0.1% ऑफ द वेब एरिया टोटल, मतलब दो साइड के लेकर के, ना कि एक साइड, 0.1% ऑफ द वेब एरिया होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। According to IS code 456 for a cantilever बीम द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर सेल बी टेकन। तो कैंटिलीवर बीम के लिए जो इफेक्टिव डेप्थ निकालने का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है एल इफेक्टिव इक्वल टू होता है LC प्लस के D/2। तो क्लियर स्पेन ऑफ द बीम प्लस हाफ द इफेक्टिव डेप्थ। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका हो जाएगा राइट आंसर रहने वाला है। अगर यही आपका सिंपली छोटा बीम होता तो उस केस में क्या होता है, एल इफेक्टिव का फार्मूला वो होता है आपका LC प्लस के D, LC प्लस के A व्हिच इज मिनिमम। ठीक है मेरे भाई, ये होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो पेपर आप देखो कि क्या वो मतलब होता क्या ना, एग्जाम हॉल में हमारी
मानसिक टेंडेंसी ये बन जाती है कि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत टफ आया है, मतलब अगर हम 10-15 क्वेश्चन टफ देख लेते हैं या 20 क्वेश्चन टफ देख लेते हैं, तो उसमें से हमको बस वो क्वेश्चन ढूंढना होता है कि हमको जो करना है। अभी चलो बाद में बात करें, पहले क्वेश्चन सारे कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या होता है। IS कोड कह रहा है 4/7/2000 की, इन द केस ऑफ कॉलम ऑफ मिनिमम डायमेंशन ऑफ 200 mm आर अंडर हुज रीइंफोर्सिंग बार डू नॉट एक्सीड 12 mm द नॉमिनल कवर यूज एज। तो क्या होता है, एज पर IS कोड 4/2000 इन द केस ऑफ कॉलम ऑफ मिनिमम डायमेंशन ऑफ 200 mm आर अंडर हुज रीइंफोर्स्ड बार डू नॉट एक्सीड 12 mm। तो ये IS कोड की भाषा है, सिंपल सीधी सीधी बात वहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा कोई केस आ जाए जिस केस में मिनिमम डायमेंशन 200 में हो जाए और रीइंफोर्सिंग बार 12 mm से अधिक ना हो, उस केस में आपका नॉमिनल कवर जो होगा 25 mm आपका रहने वाला है। ठीक है, वैसे तो हम लोग कॉलम में 40 mm का नॉमिनल कवर लेते हैं, फुटिंग में 50 mm का लेते हैं, पर आप ये देखिए जब IS कोड कह रहा है तो ये आपका हो जाए, मतलब IS कोड भी से क्वेश्चन डायरेक्ट आपका आया है, तो IS कोड से भी आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। An isolated footing of RCC supporting a pedestal, the critical section for the bending movement should be chosen। तो आपको बता दें कि जो पेडेस्टल में या कोई भी चीज़ हो जहाँ पे हमको क्रिटिकल सेक्शन कर बात करें बेंडिंग मूवमेंट के लिए, तो वो एट द फेस ऑफ द कॉलम पे होता है। ठीक है, अगर वो डी डिस्टेंस पे जाके देख रहा है तो वो वन वे शेयर में होता है, और आउटर पेरीफेरी में देख रहा है तो क्या हो जाएगा, वो आपका पंचिंग शेयर हो जाता है। तो इन 3 बातों को ध्यान रखना बेंडिंग मूवमेंट में। और हाँ, एक होता है वाल के केस में, वाल में क्या होता है, मिड बे होता है, बिटवीन किसके किसके, अगर ये सेंटर है तो इसके मिड बे और उसके बीच में होता है आपका। ठीक है, वाल के केस में तो ये भी आपको ध्यान रखना है, T/4 हो जाता है, मतलब T/2 उसका भी आधे पे जाके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे समझ गए होंगे आप क्या मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये 3-4 केस हैं, इन चारों केस से किसी न किसी कोई केस आपके एग्जाम में आ जाता है। फॉर एन RCC बीम विथ 230 mm एंड इफेक्टिव द 300 mm सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स दे रखा है ड्यू टू डिजाइन लोड, व्हाट विल द नॉमिनल शियर स्ट्रेस, मतलब आपको टाउ VD निकालना है। टाउ V इक्वल टू V इंटू BD निकालोगे तो 69 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, 230 इंटू 300 mm, तो 300 से ये सब कट जाएगा, 23 69 3 एकम 3, 1 न्यूटन पर स्क्वायर आपका आ जाएगा। टाउ V के यूज पे फॉर्मूला आपको लगाना था, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। वैल्यू ऑफ एवरेज बॉन्ड डिस्टेंस टाउ BD डिपेंड अपॉन, जो टाउ BD जो एवरेज बॉन्ड डिस्टेंस टाउ BD की वैल्यू होती है किस पे डिपेंड करती है, तो ये मेरे भाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। ठीक है, स्टील के स्ट्रेंथ एंड एरिया ऑफ बार पे नहीं डिपेंड करता, कंक्रीट के स्ट्रेंथ पे और टाइप ऑफ बार पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात आपकी सही है, कंक्रीट स्ट्रेंथ स्टील की स्ट्रेंथ नहीं डिपेंड करता, कंक्रीट स्ट्रेंथ एरिया पर नहीं करता। देखो कंक्रीट के स्ट्रेंथ पे कैसे डिपेंड करता है कि आपने देखा M20 के लिए कितना होता है 1.2 होता है, M25 के लिए कितना होता है 1.5 होता है। इन्हीं वैल्यू को अगर टाइप ऑफ बार अगर FE 250 है तब ये होता है, अगर यही वैल्यू FE 415 हो जाती है तो इसी 1.2 को 1.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब 60% इसी को बढ़ाना पड़ता है। तो टाइप ऑफ बार पे डिपेंड करता है आपकी टाउ BD, तो कंक्रीट ऑफ स्ट्रेंथ पे और टाइप ऑफ बार दोनों पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन आपका है हुक लेंथ फॉर स्ट्रेट बार इन टर्म ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार D। हुक लेंथ फॉर ए स्ट्रेट बार इन टर्म्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार D। तो यहाँ पे हुक लेंथ कितनी होती है, यहाँ पे हुक लेंथ आपके एक साइड में कितनी होती है 9D होती है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगर वो पूरा पूछता है टोटल लेंथ कितनी होती है तब आपका 18D, 9 का इधर का 9 का इधर का L+18D। कल क्लास में ये क्वेश्चन आपको बताया भी था, ये SSC जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार आ चुका है 2011 या 13 के आसपास में। अकॉर्डिंग टू IS कोड 4/2000 वैल्यू ऑफ डिजाइन बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ प्लेन बार सेल बी इंक्रीज बाई, तो 60% आपकी बढ़ाते हैं किसमें, HOSD के में बढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू 486/2000 ये 456 है यहाँ पे, सॉरी, इन रीइंफोर्स एंड प्लेन कंक्रीट फुटिंग द थिकनेस ऑफ द एज ऑफ द फुटिंग सेल नॉट बी लेस देन। देखो अगर सॉइल के ऊपर हमारी फुटिंग रखी होगी तो उस केस में जो हमारा फुटिंग की डेप्थ होगी वो आपकी होगी 150, अगर वो पाइल के ऊपर रखी होगी उसके कितना होगा 300 में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपको हो जाएगा राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शंस ऑफ बॉन्ड between reinforcing steel and surrounding concrete in RCC beam will result। अब देखो बॉन्ड का फिर क्वेश्चन है, तो आप देख रहे हो बॉन्ड का क्वेश्चन बहुत आया है। ठीक है, तो ये बॉन्ड का आपका बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आप इसको देखिएगा, ऑप्शंस ऑफ बॉन्ड बिटवीन रेनफोर्सिंग स्टील एंड सराउंडिंग कंक्रीट इन RCC बीम, इसका रिजल्ट क्या होता है। अगर आपका बॉन्ड ही नहीं रहेगा कंक्रीट और स्टील के बीच में, आप क्या करोगे, उस समय आपका जो रहने वाला है वो रहेगा कांस्टेंट स्ट्रेस एट ऑल पॉइंट इन स्ट्रेट बार। क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं।
ठीक है। तो होता क्या है कि जो आपका बॉन्ड होता है कंक्रीट और स्टील के बीच में, वो आपका होता है इनके बीच में केमिकल जो गम बनता है, इनके एडहेशन के बीच में फ्रिक्शन की वजह से होता है। जब आपका बॉन्ड एब्सेंस हो जाएगा तो उस केस में आपका जो कांस्टेंट स्ट्रेस होगा एट ऑल पॉइंट इन स्ट्रेट बार, कोई भी रिलेशन नहीं होगा, कोई पैराबोलिक रिलेशन आपका नहीं बनने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456/2000 फॉर एन आरसीसी फुटिंग, थिकनेस ऑफ द फुटिंग एट द एज शेल नॉट बी लेस देन डैश फुटिंग इन द सॉइल। अगर आपको सॉइल पे रखा होगा तो थिकनेस ऑफ फुटिंग जो होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 150 mm हो जाएगी। अगर वो आपकी पाइल पे रखा होगा तो उस केस में हो जाएगा आपका 300 mm आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना 300 mm। तो यहाँ पे पूछा है कि सॉइल के केस में तो हो जाएगा 150 mm। ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जी 2023 में भी लेटेस्ट आए हुए हैं। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS कोड 456/2000 व्हाट शुड बी द मिनिमम क्लियर कवर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ वाटर टैंक मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन। तो माइल्ड में कितना होता है मेरे भाई, माइल्ड में आपका होता है 20, मॉडरेट में होता है आपका 30। ठीक है, तो 30 mm हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लेंगे, 30 mm। यहाँ पे कंडीशन दे रखा है तो ये आपका 30 mm आपका रहने वाला है। ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी जी 2023 में अभी आया था, वो भी आया था ये 11 अक्टूबर की शिफ्ट में। आरसीसी बीम विथ 250 mm इफेक्टिव डेप्थ 450 mm इज सब्जेक्टेड टू नॉमिनल शेयर स्ट्रेस ऑफ 1.25 न्यूटन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड। वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स, तो यहाँ पे आपको टाउ भी दे रखा है, तो VU/B/D आप करेंगे। तो यहाँ पे आपका VU का मान निकालना है, तो VU इक्वल हो जाएगा टाउ B/B/D। तो यहाँ से निकल के आएगा 140.625 किलोमीटर। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टाउ भी का यूज़ करना है, VU आपको निकालना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS कोड 456 स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ द सोफिट फार्मवर्क टू स्लेब इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फार्मवर्क। स्लेब के केस में कितना होता है, 3 दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS कोड 456/2000 विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट इन एन RCC कॉलम इनकरेक्ट। कौन सा कथन आपका इनकरेक्ट है। मिनिमम 4 लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइडेड रेक्टेंगुलर कॉलम, ये तो सही है कि 4 आपकी बार कम से कम लगी होनी चाहिए। मिनिमम 6 लॉन्गिट्यूडनल बार इज प्रोवाइडेड इन सर्कुलर कॉलम, यह भी बात आपकी सही है कि मिनिमम आपको 6 तो होनी ही चाहिए, ये भी सही है। मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार सेल नॉट बी 12 mm से कम नहीं, ये भी बात सही है। पर ये आपकी बात गलत है कि हेलिकल इन्फोर्समेंट का हम लोग डिजाइन करते हैं तो कॉलम के अंदर कह रहा है मिनिमम 8 नहीं, मिनिमम 6 से काम चल जाएगा, इसलिए आपका ये गलत है। ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, हम 25 गेट के लिए क्या हो जाएगा, टाउ सी मैक्सिमम आपका हो जाएगा 0.63 रूट FCK। तो 0.63 रूट FCK करोगे, यहाँ पे आएगा √25 5 आएगा, 5×3 = 5×3 = 3.1 समथिंग आएगा, 4 आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो जब कभी भी अगर टाउ सी मैक्स आपको निकालना पड़े तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 0.63 रूट FCK आपका काम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, as per IS code for hydrogen flexural strength of the rectangular section of singly reinforced RCC does not depend upon। तो गेट ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है, डेप्थ ऑफ बीम पर डिपेंड करता है, गेट ऑफ डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर आपका डिपेंड नहीं करता। डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। मिनिमम शेयर reinforcement इज प्रोवाइडेड इन एन RCC बीम। तो आपको मैंने बताया था कि टाउ बी की वैल्यू अगर लेस देन टाउ सी बाई 2 है तो कोई भी reinforce आपको नहीं डालना पड़ेगा, पर अगर टाउ बी की वैल्यू टाउ सी बाई 2 से तो अधिक हो जाए पर लेस देन टाउ सी हो जाए, तो इस केस में हमको मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट डालना पड़ता है। तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इज लेस देन डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जब आपका टाउ भी की वैल्यू लेस देन होगा किससे, टाउ सी से, तो उस केस में आपको मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट डालना पड़ेगा, जो कि आपका होता है ASB डिवाइड बाई BSB ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.4/0.87 इंटू FY आपका ये होता है। तो ये आपका क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन अभी आपके लेटेस्ट RCC के एसएससी जी 2023 में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को करना है और ये देखना है क्या ये क्वेश्चन आपके नोट्स में थे, कि आपने अभी जो नोट्स बनाया उसमें थे। अगर नहीं थे वहाँ पे ऐड ऑन करिए, फिर उसके बाद अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और आपको देखिए। अगर आपको लगता है कि हमें अपने नोट्स को मॉडिफाई करना चाहिए तो आप मॉडिफाइड करें, और उसके बाद ऐसे ही मैं
आरसीसी को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगा अदर सब्जेक्ट के लेकर आऊँगा जो कि अभी लेटेस्ट 2023 में हुए हैं, तो आप उनको देख कर ये अंदाज़ा लगा पाइए क्या हमारा नोट उस काबिल है या नहीं है कि अपने नोट्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।